जो आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 10 पढ़ रहे हैं, जो कि एक कहानी है और कहानी का नाम है कामचोर। इस कामचोर कहानी को लिखा है हमारी लेखिका श्रीमती इस्मत चुगताई जी ने। बच्चों, आप मेरे साथ कहानी का प्रथम भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि पिताजी किस तरह से नौकरों को निकालने का निर्णय लेते हैं ताकि ये जो बच्चे हैं दिन भर शैतानी करते हैं वह काम कर सके, और बच्चे जिनको कि काम करने का कोई तरीका नहीं आता है वह काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी काम उनसे ढंग से नहीं हो पाता है। बच्चों, कहानी के इस भाग में अब हम देखेंगे कि बच्चों ने और कौन कौन से कार्य करने का प्रयास किया। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं उन्हें लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। बच्चों, ये जो हमारे बच्चे थे इन्होंने पानी से मटके पीने का काम भी कर दिया, सफाई का काम भी कर दिया, पेड़ पौधों में पानी डालने का काम भी कर दिया, साथ में मुर्गियों को दड़बों में पहुंचाने का काम भी वो कर चुके हैं, लेकिन कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाए। फिर उन्हें लगा कि हम ये काम है, कौन सा काम, भेड़ों वाला काम है, वह भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं, तो वो यह काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर देखिए, किसी को सूझती है कि जो भेड़ें हैं हमारे पास, हम उन्हें दाना खिला सकते हैं। दिन भर की भूखी भेड़ दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। यानी जो भेड़ें थी वह दिन भर की भूखी थी, जैसे ही उन्हें बर्तन में खाना दिखाई दिया वैसे ही वो भेड़ अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होकर सबकी सब झपटी। तो जो वो बच्चे उनको खाना खिला रहे थे उनके लिए भागना बहुत ही मुश्किल हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। देखिए, भेड़ों के लिए कितना अच्छा शब्द यूज किया गया है, लष्टम पष्टम, यानी जो भेड़ों का झुंड है वह सारा का सारा तख्तों पर चढ़ गया। पर भेड़ चाल मशहूर है। भेड़ चाल, बच्चों, भेड़ों की जो चाल होती है उसको हम भेड़ चाल कहते हैं। भेड़ चाल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक भेड़ जिस दिशा में जाती है सारी की सारी भेड़ उसी दिशा में जाती है। बच्चों, भेड़ों को दिखता भी नहीं है, दिखता मतलब वो देखकर नहीं चलती है, वो तो सिर्फ कहा जाता है कि एक खुशबू के हिसाब से चलती है कि आगे वाली भेड़ जहाँ जा रही है पीछे के पीछे का जो झुंड है वह भी उनके साथ चला जाता है। तो बच्चों, ये भेड़ चाल होती है, यानी एक भेड़ अगर कुएं में गिरती है तो भेड़ों का पूरा झुंड उसके साथ कुएं में ही गिर जाता है। यह भेड़ चाल होती है, यानी वो कोई समझती नहीं है, उनका कोई विवेक नहीं होता, बस आगे वाली जो भेड़ है जहाँ जा रही है उसके पीछे पीछे सारी भेड़ें चलती चली जाती हैं। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी, यानी भेड़ों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ दाने का सूप नज़र आ रहा था जिसमें कि उनका खाना रखा हुआ था। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई, यानी भेड़ों को जहाँ कहीं भी सूप जैसी चीज़ नज़र आ रही थी वह उसकी तरफ भागे जा रही थी। उसके लिए चाहे वो पलंग फलांगे, चाहे बर्तन लुढ़काए, कुछ भी हो, उन्हें आगे बढ़ना है। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा, सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। फिर उस तख्त पर भी चढ़ जाती हैं, जिस पर क्या होता है, जिस पर बानी दीदी का दुपट्टा यानी चूनर फैली हुई थी, और उस दुपट्टे के ऊपर वो गोखरी, चंपा, सलमा सितारे रखकर बड़ी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी, यानी कि गोटा पत्ती जैसा सामान रखा हुआ था। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। भेड़ों को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई संकोच नहीं, भेड़ों को तो जहाँ जगह मिल रही थी जाने की चलती चली गई, और उस दुपट्टे के ऊपर से भी भेड़ गुजर गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। बच्चों, भेड़ों ने घर की हालत इतनी खराब कर दी थी कि ऐसा लग रहा था कि जर्मनी की जो सेना थी वो अपने टैंकों और बम्बारों सहित छापा मारकर गुजरी हो, यानी घर की हालत बहुत अधिक खराब हो गई थी। बर्तन भी इधर उधर लड़क गए थे, सारी जगह वो चढ़ी हुई थी, कहीं पलंग से गुजरी थी तो पलंग रौंद दिया, कहीं वो चुन्नी के ऊपर से गुजरी थी तो चुन्नी खराब कर दी, और जगह जगह उनके मैंगने पड़े हुए थे, यानी घर की हालत बहुत अधिक खराब थी। लेकिन भेड़ थी, भेड़
भेड़ किस स्थिति में थी। शिकारी कुत्ते क्या करते हैं, शिकारी कुत्तों को जहाँ कहीं से भी गंध आती है वह वहीं तक पहुँच जाते हैं। ऐसा ही भेड़ों के साथ हो रहा था। भेड़ों को जहाँ कहीं से भी सूप की गंध आ रही थी वह उस तरफ बढ़ती चली जा रही थी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। देखिए भेड़ों ने क्या कहा, एक पलंग पर हज्जन माँ सो रही थी। हज्जन माँ गहरी नींद में सो रही थी, सपने देख रही थी और जो भेड़ें थी वह उनके ऊपर से भी गुजर गई। हज्जन माँ सपने में इतनी मशगूल थी, इतना अच्छा सपना देख रही थी कि वो सपने में भी मारो मारो चिल्ला रही थी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अभी तक तो भेड़ों को सूप ही नजर आ रहा था, लेकिन अब उन्हें खाने के लिए तरकारी नजर आई। तरकारी वाली कौन होती है, जो सब्जी बेचती है। सब्जी वाले की टोकरी दिखाई दी जिस पर कि बहुत सारी सब्जियां रखी हुई थी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई और जैसे ही वह भेड़ें उनके पास आई तो वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए खड़ी हो गई। क्या वह अपनी तरकारी का बचाव कर पाती है, देखते हैं आगे। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह से देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाई में झोंक दी। देखिए बच्चों क्या हुआ, जब तरकारी वाली अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए खड़ी हो गई, भेड़ें तो भेड़ें ठहरी, उन्होंने किसी भी तरह से कसर नहीं छोड़ी और जो तरकारी वाली थी उसने खूब भेड़ों को कूटा और भेड़ों को इस तरह से कूटा जैसे कि हम रुई वाले तकिए को कूटते हैं, मारते हैं, तब हमें ऐसा लगता है ना कि हम रुई वाले तकिए को लग नहीं रही होगी। इसी तरह से जोर जोर से उन्होंने भेड़ों को कूटा होगा, लेकिन फिर भी भेड़ नहीं मानी। उन्होंने कुछ मिनटों में ही, थोड़ी सी देर में ही पूरी की पूरी जो सब्जी थी वह छिलकों सहित खा ली। वह सारी की सारी उनके पेट में चली गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। यानी एक तरफ तो भेड़ें आतंक मचा रही थी, दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें कि रात का खाना नहीं मिलने की चिंता थी। वो भी कुछ काम करने के लिए सोच रहे थे। उन्होंने देखिए क्या काम करने की सोची, वे 4 भैंसों का दूध दुहाने में जुट गए। कितनी भैंसों का दूध दुहाने में जुट गए? 4 भैंसों का दूध। धुली बेधुली बाल्टी लेकर हाट आज 4 थनों पर पिल पड़े। यानी जिसको जैसा बर्तन मिला, चाहे वे धुला हुआ था चाहे वे नहीं धुला हुआ था, उसको लेकर वो 8 हाथ 4 थनों के ऊपर पिल पड़े। यानी 4 थन होते हैं भैंस के, उन थनों के पीछे 8 जने लग गए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुहा लिया जाए। फिर उन बच्चों ने क्या विचार किया कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी यानी 2 टांगे आगे की और 2 टांगे पीछे की एक साथ बांध देते हैं, जिससे कि भैंस अच्छे से दूध दूह लेने देगी यानी निकाल लेने देगी। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। यानी बच्चे तो बच्चे बहुत शैतान निकले। उन्होंने क्या किया, जो झूले पर रस्सी टंगी हुई थी उसको वो निकाल लाए और पहले पिछली जो 2 टांगे थी उनको बांध दी। और बांधी
पर चाचा जी की चारपाई के पाए पर, यानी चाचा जी अपनी चारपाई अपनी खाट पर सोए हुए थे, तो पिछली जो 2 टांगे थी भैंस की वो चारपाई के पायों के साथ बांध दी। और फिर बच्चों ने सोचा अब आगे की 2 बांध देते हैं। जैसे ही बच्चे बांधने के लिए तैयार हुए, भैंस चौकन्नी हो गई, यानी भैंस को पता लग गया भैंस गुस्से में आने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, यानी चाचा जी सोच रहे थे भैंस की 2 पिछली टांगों से चाचा जी की चारपाई बंधी हुई थी। भैंस जैसे भागी वैसे के वैसे चाचा जी की चारपाई भी भागने लगी। तो चाचा जी को क्या लगा कि पहले तो वो ये समझे कि मैं सपना देख रहा हूँ, फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझा आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया है। देखिए बच्चों कितनी अच्छी बात है, चाचा जी कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं कि जैसे ही भैंस भगने लगी तो उन्हें क्या लगा कि वो नींद में ही कुछ सपना देख रहे हैं। फिर जो चारपाई थी वह पानी के ड्रम से टकराई, थोड़ा सा पानी उनके ऊपर गिरा तो उनको लगा शायद वो आंधी तूफान वाला कोई सपना देख रहे हैं। फिर उसके साथ भूचाल भी आया हुआ है, उनको ऐसा लगा कुछ खाट हिल रही थी तो सपने में वो हिल रहे होंगे तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं से भूकंप आया होगा। लेकिन जब उनकी नींद खुली तो जल्दी उन्हें सारा मामला पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। जैसे उन्हें पता चला कि उनकी जो चारपाई है वह भैंस की 2 टांगों के साथ बंधी हुई है, ऐसे ही उन्होंने कसकर चारपाई की पट्टियां पकड़ ली, यानी चारपाई के जो हिस्से थे उनको कसकर पकड़ लिए। और जिन बच्चों ने भैंस को खोला था उन्हें वह बहुत भला बुरा सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था, भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। देखिए बच्चों कुछ इस तरह का चित्र में देखिए इस तरह का माहौल रहा होगा। आगे देखिए भैंस भागी जा रही है और भैंस के जो पिछले 2 टांग हैं उनसे चाचा जी की चारपाई बंधी हुई है और चाचा जी ने कसकर चारपाई को पकड़ा हुआ है और सारे के सारे बच्चे भाग रहे हैं। ओह एक भूल हो ही गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। बच्चे तो शैतान थे, खुरापाती थे, उन्हें लगा कि उनसे एक भूल हो गई, उन्होंने भैंस का बछड़ा नहीं खोला तो उन्होंने भैंस का बछड़ा भी खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए, यानी कि भैंस भगना बंद कर दी। बछड़ा तत्काल जुट गया। तत्काल किस में जुट गया? दूध पीने में जुट गया। दोहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। फिर बच्चे तो बच्चे ठहरे, उन्हें तो दूध दुहना था, बाल्टी को तो पहले ही वो कीचड़ में गिरा चुके थे, गोबर में गिरा चुके थे। अब उनको गिलास कटोरे जो भी मिले भैंस का दूध निकालने के लिए भागे। बछड़ा फिर बागी हो गया। बछड़ा क्यों बागी हो गया? क्योंकि अब तो वो दूध पी रहा था, अगर आप उसे दूध पीने से हटाएंगे तो वह भी बागी हो जाएगा। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया। बच्चों यह सब कांड इतनी जल्दी हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। क्यों थे? क्योंकि बच्चों ने जितने भी काम करने की कोशिश की थी उनसे काम करने की बजाय घर में परेशानियां ही बढ़ गई थी। घर पर जगह जगह मुर्गियां दिखाई दे रही थी, भेड़े दिखाई दे रहे थे और बगीचे में पानी देने के लिए जितने भी बर्तन थे उनमें टूटे हुए तसले दिखाई दे रहे थे। बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, यानी बाग तक पहुंचाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए। क्यों पहुंचे गए? क्योंकि तरकारी वाली सब्जी बेचकर ही अपना जीवन यापन करती है। अब उसकी सारी की सारी सब्जियां भेड़े खा गई तो अब वो क्या करेगी? तो उसको भी बहुत दुख हो रहा था, उसके आंसू पहुंचे गए। और सबसे बड़ी बात देखिए, अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी, यानी जो बच्चों की अम्मा थी वह बच्चों से इतना अधिक परेशान हो गई कि वह आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी।
या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। अम्मा ने अब्बा जी से क्या कह दिया, या तो तुम घर में इन बच्चों से काम करा लो, अगर तुम्हें इन बच्चों से काम कराना है तो मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। यानी अम्मा जी ने अपनी पूरी चुनौती सुना दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। यानी जो अब्बा जी थे उन्होंने पूरे बच्चों को एक पंक्ति में एक लाइन में खड़ा कर दिया और सबको खूब डांट पिलाई। क्या डांट पिलाई, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब्बा जी ने क्या फरमान दिया बच्चों को कि अगर अब से तुम बच्चों ने किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो आपको रात का खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करबट शांति ही नहीं। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। देखिए, इन्हें किसी भी करबट शांति नहीं। बच्चों, यह पंक्ति बच्चों ने क्यों कही, क्योंकि अगर वो काम नहीं करते थे तो अम्मा और जो अम्मी थी उनकी, वह उनको कामचोर समझती थी। वह यह समझती थी कि ये बच्चे निकम्मे हैं, कोई काम नहीं कर सकते, और अगर वो काम करते हैं तो उन्हें डांट पड़ती है। इसलिए यह पंक्ति बच्चों ने कही। इसके बाद जब इतनी हालत खराब हो गई तो बच्चों ने फैसला लिया। क्या निश्चय करके फैसला लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कोई कितना भी काम करने के लिए कहे, हम काम नहीं करेंगे। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 10 कामचोर पढ़ा। इस कामचोर पढ़ने के साथ आपको बच्चों थोड़ी कुछ बातें समझ में आई होंगी। क्या समझ में आई होंगी कि बच्चों, किसी भी बच्चे को अगर हम काम करवाना चाहते हैं तो हम उसे बचपन से ही धीरे धीरे काम करने की आदत डालें, काम करने का तरीका समझाएं। अगर हम उसे काम करने का सही तरीका नहीं बताएंगे तो वो जो भी काम करेंगे वह गलत ही करेंगे। उससे काम करने की बजाय, काम पूरा होने की बजाय हमारी समस्या बढ़ जाएगी। बच्चों, अगर हम बचपन में ही काम नहीं करेंगे तो हम काम कभी नहीं कर पाएंगे, हम आलसी और निकम्मे बन जाएंगे। तो बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, घर में आपकी माताजी, पिताजी जो भी आपसे किसी काम के लिए कहते हैं, आपको उनके काम को मना नहीं करना है। अगर आपको काम करने का तरीका नहीं आता है तो आप उनसे पूछिए, उनसे बार बार जानिए कि कोई भी काम है वह कैसे किया जाता है। बच्चों, इससे आपके घर वालों को आपका सहयोग मिलेगा और उनके ऊपर जितनी भी परेशानियां आती हैं वह नहीं आएगी। धन्यवाद बच्चों।